हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस फ्रॉम 1830 टू 1848। यानी कहने का मतलब क्या है, यूरोप में 1830 से 1848 तक का जो पीरियड था वह एज ऑफ रेवोल्यूशंस का पीरियड था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। लेकिन सबसे पहले आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर इस टॉपिक को, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। इसमें क्या है कि इटालियन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स, प्रोविंसेज ऑफ ऑटोमन एम्पायर और आयरलैंड, पोलैंड, ये सारे एरिया जो थे, इसमें जो वहां कंजर्वेटिव्स थे वो अपने पावर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे थे। और ठीक उसी समय लिबरलिज्म और नेशनलिज्म से प्रेरित जितने भी लोग थे, यानी लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म को फॉलो करने वाले जितने भी लोग थे, वो लोग और ज्यादा तेजी से एसोसिएटेड होकर के रेवोल्यूशन करना स्टार्ट किए। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं क्या कि ये रेवोल्यूशंस जो था वो लीड किसके द्वारा किया गया था, यानी इन रेवोल्यूशंस को लीड करने वाले लोग कौन से थे। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने वाले जो लोग थे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। और यहाँ भी वो सेम लिबरल नेशनलिस्ट थे जो कि वेल एजुकेटेड होते थे, एंड ये मोस्टली जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं क्या जुलाई 1830 वो ऐसा पहला समय था जिसमें जो अपहीवल है, यानी जो रेवोल्यूशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली फ्रांस में स्टार्ट हुआ। एंड उसका रिजल्ट क्या आया कि इसमें बॉर्बन किंग जो उस समय का था, उसे लिबरलिस्ट जो या लिबरल लोग जो थे, उन लोगों ने क्या किया, बॉर्बन किंग को ओवरथ्रो कर दिया, यानी उसके रूल को खत्म कर दिया। एंड उसके जगह अब जैसे रूल को खत्म किया गया तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ ना कुछ नए तरह का एडमिनिस्ट्रेशन आया होगा या नए तरह का वहां रूल आया होगा। तो नए तरह का जो रूल आया वो क्या था कि इसमें यहाँ लुइस फिलिप को रूलर बना दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की गई। यानी जो वहां मोनार्की पहले से चल रहा था, यानी बॉर्बन किंग को ओवरथ्रो कर दिया गया फ्रांस में, किनके द्वारा, लिबरल्स के द्वारा। एंड उसके बाद वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्टार्टअप किया गया या सेटअप किया गया, किसके लीडरशिप में, लुइस फिलिप के लीडरशिप में। और इसके बाद क्या हुआ कि ड्यूक मैटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने एक बार कहा, फिर ये सारे इंसिडेंट्स जो हो रहे थे तो इसी के फॉलोअप में उसने कहा कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। कहने का मतलब कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके कहने का मतलब यह था कि कोई भी रेवोल्यूशन जो है वो फ्रांस में जैसे ही स्टार्ट होता था, वहां पे अगर वो अकर होता था तो उसके बाद वो धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैल जाता था। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं क्या, जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, यानी जो जुलाई 1830 में बॉर्बन किंग को जो ओवरथ्रो किया गया था लिबरल्स के द्वारा, उसमें क्या हुआ था, स्पार्क्ड एट ब्रुसेल्स। यह स्टार्ट कहां हुआ था, ब्रुसेल्स में। और इस रेवोल्यूशन की वजह से, यानी इस रेवोल्यूशन की वजह से हुआ क्या वहां कि बेल्जियम जो है, जो कि पहले नीदरलैंड के साथ था, वो बेल्जियम को नीदरलैंड से अलग होना पड़ा। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं क्या, ग्रीक इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1821 में मोबिलाइज्ड हुआ, यानी स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स जो थे, यानी जो भी यूथ्स वहां थे, उनमें रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स को काफी ज्यादा इंक्रीज किया या काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोएट्स की। तो पोएट्स और आर्टिस्ट जो थे वो लोग मोबिलाइज किए, कहां मोबिलाइज हुए, कैसे, पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल, यानी स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, वो लोग भी एकजुट हुए और मुस्लिम एम्पायर, यानी ऑटोमन एम्पायर जो समय था वो मुस्लिम एम्पायर था, उसके अगेंस्ट वो लोग भी खड़े हुए। और उस समय एक पोएट था जिसका नाम था लॉर्ड बॉयरन। वो लॉर्ड बॉयरन जो है उसने क्या किया, ही वॉज अ पोएट। उसने क्या किया कि उसने फंड्स कलेक्ट किए, यानी फंड्स को ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठा किया। एंड देन आफ्टर वो लड़ाई के लिए गया, यानी वो बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए गया। एंड लेकिन हुआ क्या कि वहां वो मर गया, कब, फीवर के, ही डाइड बाय फीवर, मतलब उसने वो फीवर की वजह से मर गया, कब, 1824 में। और फाइनली क्या हुआ, जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये कब हुआ, 1832 में। और
ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की जो 1832 में अकर हुआ, उसके वजह से ही जो ग्रीस है उसको एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला। हमारा अगला टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैसी कौन कौन सी चीजें थी जो कि वार के अलावा यूज हुई रेवोल्यूशंस को बढ़ाने में या रेवोल्यूशंस को सक्सेसफुल बनाने में। तो इसमें हमारा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कोई भी नेशनलिज्म की फीलिंग जो होती है वो डेवलप सिर्फ वार्स और एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू नहीं होती है, यानी सिर्फ वार्स का एंड जो एरिया है जो किंगडम के एक्सपेंड होने से ही सिर्फ हमारा डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म नहीं होता है। हमारे इसमें होता है क्या, कल्चर जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिज्म या फिर नेशन के आइडिया को जनरेट होने में। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हेल्प करती हैं एक्सप्रेस करने में एंड शेप करने में किस चीज को, नेशनलिस्ट फीलिंग्स को। नेक्स्ट हम लोग इसमें अगला पॉइंट देखते हैं क्या, आर्टिस्ट जो होते हैं वो जनरली क्रिटिसाइज करते हैं किस चीज को, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। जो ग्लोरिफिकेशन होता है रीजन का एंड साइंस का, एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस। मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं या पोएट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पब्लिक के इमोशंस को ज्यादा उसमें वैल्यू देते हैं या ज्यादा प्रीफर करते हैं एंड उसको टारगेट किया जाता है लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं क्या, कुछ जर्मन फिलोसफर थे, उन्होंने क्लेम किया था क्या कि जर्मन कल्चर जो था वो डिस्कवर किया गया था लोगों के द्वारा, ठीक है। एंड इसमें दास वॉक एक वर्ड है, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था। अब दास वॉक था क्या, इसमें क्या था, फोक सॉन्ग्स जो वहां के थे, यानी लोकल लेवल पे रीजनल जो भी वहां फोक सॉन्ग्स थे, डांसेस थे, फोक पोएट्रीज थी, ये जो है ये सारी चीजों ने ट्रू स्पिरिट लाया था लोगों में, नेशनलिज्म का। एंड इसके वजह से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए थे या फिर जो रेवोल्यूशन हुए थे वो सक्सेसफुल हुए थे एंड ज्यादा पॉपुलराइज्ड हुए थे। यानी जैसे कि अगर हम लोग बात करें वार्स वगैरह जो होते हैं, तो वार्स जो है उसमें एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो रेवोल्यूशन करती है, वार लड़ती है, लेकिन जो इलिटरेट पीपल होते हैं उनको वो जो है उनको टारगेट किया जाता है आर्टिस्ट एंड पोएट्स के द्वारा, ठीक है। और ये टारगेट किस चीज के तरह किया था, उनके इमोशंस को कंट्रोल में करके, और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए फोक डांसेस या फोक म्यूजिक, फोक स्टोरीज, ये सारी चीजों की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या कि वर्नाकुलर लैंग्वेज था, यानी वहां की जो लोकल डायलेक्ट्स थे, लोकल लैंग्वेजेस थे एंड लोकल जो फोकलोर था, वेयर यूज नॉट ओनली टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट। मतलब जो वहां के जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थे, जो लोकल लैंग्वेजेस थे, उनका यूज जो है सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को फिर से रिकवर किया जा सके, बल्कि इसलिए भी हुआ कि उन्हें मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को एक लार्जर ऑडियंसेस तक पहुंचाना था। यानी लार्जर ऑडियंसेस तक पहुंचाने के लिए जो फोक डांसेज होते थे या फोक जो भी म्यूजिक्स वगैरह होते थे, फोक पोएट्रीज होती थी, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं क्या, पोलैंड जो है वो उसको पार्टीशन किया गया था, किसके द्वारा, रसिया के द्वारा, प्रूशिया के द्वारा एंड ऑस्ट्रिया के द्वारा। यानी पोलैंड के अलग अलग पार्ट्स को रसिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के द्वारा 18th सेंचुरी के लास्ट में आपस में डिवाइड कर लिया गया था। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं क्या, पोलैंड जो कि अब एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के तौर पे वो एग्जिस्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसे रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया ने आपस में डिवाइड कर लिया था वहां। लेकिन वहां पे क्या था, वहां अभी भी नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो लोगों के अंदर थे वो म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस के थ्रू, यानी वहां म्यूजिक एंड लैंग्वेज के थ्रू वो उन लोगों के दिल में अभी भी थे। यानी उनका वो खुद इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों में एक स्पार्क अपने नेशन को लेकर के वो अभी भी था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक कारोल क्रुपिंस्की नाम का एक ये म्यूजिशियन था। वो क्या करता था, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। वो अपने ओपेराज एंड म्यूजिक के थ्रू नेशनल स्ट्रगल को वो एंजॉय किया करता था। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं क्या, लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज की इतनी क्या इंपॉर्टेंस थी। और लैंग्वेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पोलैंड के लोग जो थे
वहां पे पोलैंड, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उसे रसिया ने उसका कुछ हिस्सा रसिया के पास था, तो रसिया के लोगों ने क्या किया था, यानी जो रसिया का एडमिनिस्ट्रेशन था या रसिया का रशियन रूल था, उन्होंने पोलैंड वाले लोगों को, पोलैंड के लोगों को जबरदस्ती रशियन बोलने के लिए या रशियन डायलेक्ट्स को यूज करने के लिए कहा। इसमें यह कहा गया कि जैसे ही पोलैंड को ऑक्यूपाई किया गया तो रशियंस ने अपनी लैंग्वेजेस को, मतलब पोलैंड के लैंग्वेज को एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, एंड रशियन जो थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज को पोलैंड के लोगों के ऊपर थोप दिया एंड बोला कि वहां जो भी वर्क होंगे, जो भी ऑफिशियल वर्क होंगे, यानी और जो लोग आपस में बात करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो लैंग्वेज जो रशियन होगी। लेकिन लोग जो हैं वहां पॉलिश लैंग्वेजेस को भी यूज करते थे, और जो लोग वैसे पॉलिश लैंग्वेजेस को यूज करते थे, यानी पोलैंड के लैंग्वेज को जो यूज करते थे, उन्हें रशियंस जो हैं वो क्रश कर देते थे, यानी उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी तरह तरह की, ये सारी चीजें वहां होती थी। 1831 में क्या हुआ, एक आर्म्ड रेबिलियन हुआ, यानी रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्स के साथ, यानी हथियारों के साथ रिबेलियन यानी विद्रोह हुआ। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं कि लैंग्वेज को यूज किया गया किस चीज के लिए, रेसिस्टेंस, नेशनल रेसिस्टेंस के तौर पे, यानी वहां अगर किसी को भी अपना विरोध दिखाना होता था रशियन एम्पायर के अगेंस्ट, तो वो लोग पॉलिश लैंग्वेज यूज करते थे, एंड रशियंस जो हैं वो उन्हें इस चीज को वो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, जो पॉलिश लैंग्वेज जो था वो केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ अ स्ट्रगल, पॉलिश लैंग्वेज को एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल के तौर पे जाना जाने लगा, किस चीज के अगेंस्ट, रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट। हम लोग का अब आगे जो अगला टॉपिक है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसमें क्या कि जैसे हम लोग 1830 यानी 1830 जो था वो ऐसा साल था, यानी 1830 जो है वो ऐसा ईयर था यूरोप के लिए जिसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट हुए। दैट मीन्स एक तरह से हम लोग यह कह सकते हैं कि इकोनॉमिक हार्डशिप का समय था 1830। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं क्या, फर्स्ट हाफ जो था 19th सेंचुरी का, यानी 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उसमें पॉपुलेशन जो है वो यूरोप में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी, और पॉपुलेशन जब ज्यादा तेजी से बढ़ी तो जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, लेकिन पॉपुलेशन का जो डिमांड था वो काफी ज्यादा था। और इसके वजह से हुआ क्या कि जितने एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा वहां जॉब सीकर्स थे, यानी रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो था वो कम था, और वैसे लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए था वो लोग काफी ज्यादा थे। और इसके वजह से होता क्या था कि जो कंट्री साइड के लोग थे, कंट्री साइड यानी विलेजेस को लोग के रहने वाले जो लोग थे, वो क्या करते थे, टाउन्स में, सिटीज में आते थे, और आ करके वहां जो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली यानी ओवर क्राउडेड जो स्लम्स होते थे उसमें रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें यह उम्मीद होती थी कि अगर शहरों में जाएंगे, वहां कुछ दिन अगर वो लोग स्ट्रगल कर लेंगे तो उन्हें किसी ना किसी तरह की जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं क्या, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो क्या किए, उन्हें काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। किस चीज से? तो मशीन मेड गुड्स जो कि ब्रिटेन से आते थे, यानी ब्रिटेन का जो एरिया था, ब्रिटेन में जैसे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि 1730 के आसपास से ब्रिटेन में मशीन मेड गुड्स मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गए थे, यानी यूज ऑफ मशीन से स्टार्ट हो गया था। तो 1830 का ये पीरियड था, 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ। और इस हाफ में हुआ क्या कि यूरोप ब्रिटेन से काफी ज्यादा जो मटेरियल्स थे, मतलब जो मशीन मेड गुड्स थे वो इन सारे एरियाज में आते थे, और उसके वजह से होता क्या था, वो मशीन मेड होते थे, इसके वजह से उनका जो प्राइस होता था वो जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे उनके कंपैरिजन में कम होता था। एंड इसके वजह से होता क्या था कि वहां स्मॉल प्रोड्यूसर्स को काफी ज्यादा एक्सट्रीम कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं ऑटोक्रेसी का। ऑटोक्रेसी जो सबसे हायर क्लास होता था सोसाइटी का, वो अभी भी पावर को एंजॉय कर रहा था, और सबसे ज्यादा वहां सफर करने वाले लोग कौन से थे, वो पीजेंट्स, यानी जो सबसे लोअर क्लास था वो सफर कर रहा था, जो सबसे हायर क्लास था वो एंजॉय कर रहा था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें क्या, फूड प्राइसेस, मतलब जो फूड प्राइसेस थे, ऑब्वियस सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज हमारे उतने ही हैं, तो उसके वैसे कंडीशन में जो फूड प्राइसेस है वो काफी तेजी से बढ़ेगा, और इसके वजह से फूड प्राइसेस के तेजी से बढ़ने की वजह से लोग जो हैं वो काफी तेजी से गरीब हुए, यानी या फिर वैसे लोग जो कि गरीब थे, अगर वो फूड हायर
प्राइस के जो फूड्स हैं उनको अगर वो खरीद रहे हैं तो क्या होता था, उन्हें उन पर काफी ज्यादा ये फाइनेंशियल जो है उसमें प्रेशर पड़ता था। आगे हम लोग इसमें बात करते हैं क्या, पॉपुलेशन ऑफ पेरिस जो है, अब राइस जो फूड प्राइसेस में जो काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई उसके वजह से एंड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो फ्रांस की पब्लिक है वो रोड पे आ गई। रोड पे आ गई कहने का मतलब वो विरोध में पेरिस शहर में मार्च करना शुरू कर दिया लोगों ने। और इसके वजह से हुआ क्या, लुइस फिलिप जो है, लुइस फिलिप जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट टॉपिक में कि लुइस फिलिप जो है उसे लिबरलिस्ट लोगों ने या लिबरल लोगों ने वहां फ्रांस का किंग बनाया था, उसे वहां से अपना क्राउन छोड़ करके भागना पड़ा, यानी उसे पैलेस छोड़ करके भागना पड़ा वहां से। क्यों, क्योंकि लोग जो हैं उसके विरोध में सड़कों पे आ गए थे। बाद में हुआ क्या, नेशनल असेंबली फिर से आया, फिर से प्रोक्लेम किया वहां रिपब्लिक, यानी फ्रांस में नेशनल असेंबली जो है उसने फिर से एक रिपब्लिक प्रोक्लेम किया। और इसमें क्या हुआ, सफ्रेज दिया गया, सफ्रेज मतलब राइट टू वोट, राइट टू वोट दिया गया। जितने भी मेल मेंबर्स थे ओवर 21 यानी 21 साल से ऊपर 21 इयर्स से ऊपर जितने भी मेल मेंबर्स थे सबको राइट टू वोट दिया गया, सबको राइट टू वर्क गारंटी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है कि एम्प्लॉयमेंट वर्कशॉप को भी सेटअप किया गया, एम्प्लॉयमेंट वर्कशॉप को सेटअप किया गया ताकि लोग जो हैं वह अपने एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकें। अगला पॉइंट इसमें आता है वीवर्स के बारे में। अब वहां की जो वीवर्स थे उनकी कंडीशन क्या थी, 4 जून को हुआ क्या कि लार्ज क्राउड थी वीवर्स की, वो लोग क्या किए, मार्च किए अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के तरफ, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि यूरोप में अभी हार्डशिप का कंडीशन चल रहा था और उसके वजह से स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स थे उनको काफी ज्यादा क्राइसिस का, एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा था। और उसके वजह से हुआ क्या था कि वहां जो वीवर्स के कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन लोगों ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था रॉ मटेरियल्स के साथ कि ये प्रोडक्ट जो है इतने दिनों में रेडी कर दो। और उस समय हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्टर्स ने उन्हें बिना पहले बताए हुए जब बिल पे किया, उनका वेजेस पे किया तो उसमें काफी ज्यादा कटौती करके पे किया। और इसके विरोध में 4 जून को जो वीवर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट उनके घरों पे पहुंच गए, उनके मेंशंस के आसपास इकट्ठे हो गए। क्यों, अपने हायर वेजेस को डिमांड करने के लिए, यानी वो चाहते थे कि उन्हें भी हायर वेजेस दिया जाए। नेक्स्ट हुआ क्या, अब इसके वजह से क्या हुआ, जो जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो रिच होते थे तो उन्होंने कोशिश की कि वीवर्स को डांट करके या फिर धमकी दे करके उन्हें वहां से भगा दिया जाए। लेकिन हुआ ऐसा नहीं हुआ। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहां जो ग्रुप ऑफ वीवर्स थे उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशंस पे हमला कर दिया, उनके स्टोर हाउसेस पे हमला कर दिया, उनके फर्नीचर में तोड़फोड़ की गई, फर्नीचर वगैरह जो भी उनके घर में इंटरनल जो भी ऑब्जेक्ट्स थे सबके साथ तोड़फोड़ की गई, स्टोर हाउसेस को लूट लिया गया। और इसका नतीजा यह हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। और इसके बाद क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर वहां से जान बचा करके आसपास के गांव में रहने के लिए गया, लेकिन वहां पे जो लोग हैं वहां उस गांव के लोग उसे अपने पास रखने से मना कर दिया, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि वीवर्स जो हैं उनका गुस्सा काफी ज्यादा है और वो नहीं चाहते थे कि वीवर्स के तरफ से किसी भी तरह के कंडीशन को वो लोग कॉन्ट्रैक्टर को अपने पास रखने की वजह से फेस करें। इसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो शहर की तरफ चला गया एंड 24 आवर्स लेटर, 24 घंटे के बाद वह वापस आया आर्मी के साथ। और इसका जो कल 24 घंटे पहले जो इंसिडेंट हुआ था वीवर्स से, जो क्लैश हुआ था कॉन्ट्रैक्टर्स का, उसके फॉलो अप में पुलिस ने या जो आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्टर जब आया 24 आवर्स के बाद तो उसमें गोलियां चलाई गई, फायरिंग की गई और उसमें 11 वीवर्स जो हैं वो मारे गए। नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो है हमारा 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो हम लोग पढ़ते हैं ये 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स पढ़ते हम लोग। इसमें पहला पॉइंट आता है क्या कि रेवोल्यूशन जो था फ्रांस में वो एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा लीड किया जा रहा था। एंड उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड था, डिमांड क्या था इसका, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी वहां डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब डेमोक्रेसी वहां होनी चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि लोगों को जो है नेशनल यूनिफिकेशन दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ,
इसका एडवांटेज लेते हुए वहां पे जो अनरेस्ट डिमांड्स जो थे वो भी वो आए, जैसे कि नेशन स्टेट का डिमांड वहां आ गया। नेशन स्टेट दैट मीन्स एक पार्टिकुलर एक एरिया हो जिसे एक कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए और वहां के पब्लिक को, सिटीजन्स को राइट्स दिए जाएं अलग अलग तरह के। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस मांगा गया, और डिमांड ये भी थी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी जो भी वहां इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो फ्रीली पब्लिक को बताए जाएं। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी यूनाइट यानी ग्रुप बनाने की या यूनियन बनाने की फ्रीडम दी जाए लोगों को। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं क्या जर्मनी में क्या था कि बहुत सारे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, आर्टिसंस थे, ठीक है, फ्रैंकफर्ट में, और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पे। और उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग एक वोटिंग करेंगे आपस में, और वोटिंग करके उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया। जर्मन नेशनल असेंबली को उन्होंने इलेक्ट किया। अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट है क्या 18 मई 1848 को, यानी 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड मेंबर्स थे या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो एक काफी ज्यादा फेस्टिव माहौल में यानी काफी धूमधाम से वो लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ मूव कर रहे थे, जो कि सेंट पॉल के चर्च में स्थित था वहां। लेकिन उसमें एक चीज और था कि विमेन्स जो थी वहां, यानी विमेन जो है वो वहां सिर्फ ऑब्जर्वर्स के रूप में थी। ऑब्जर्वर्स मतलब वो सिर्फ देखने के लिए थी, उनका कोई रोल नहीं था वहां। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं क्या जर्मन नेशन जो है वो हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। वहां किया क्या गया, जर्मन नेशन जो था वो एक मोनार्की की तरफ से मोनार्की के द्वारा लीड किया जाता था, लेकिन वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में आता था। दैट मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत की गई। नेक्स्ट इसमें आता है क्या कि ये क्राउन जो है, अब राजा किसे बनाया गया, राजा वहां बनाया गया फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो कि प्रूसिया का राजा था, प्रूसिया का था। और लेकिन यहां एक ट्विस्ट आया, इसमें ट्विस्ट ये था कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को वहां के लोगों ने वहां का मोनार्की का हेड बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जर्मनी का हेड बनाया, लेकिन उसने यह जो पोस्ट है इसको स्वीकार करने से या उसे एक्सेप्ट करने से उसने मना कर दिया। उसने इस चीज को रिजेक्ट किया और वो दूसरे मोनार्की या दूसरे जो किंगडम्स के रूलर्स थे उनके साथ जाकर के मिल गया। क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि जो फुल मोनार्की है वो पहले की तरह कंटिन्यू करे। नेक्स्ट इसमें बात आती है क्या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थे उसने अपने जितने भी सोशल बेसिस का जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है ऑल्सो लॉस्ट इट्स सोशल बेसिस, उसने अपने सारे सोशल बेसिस को खो दिया। यानी जो जो प्रोमिसेस कर करके उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया था वो सारे मेजर्स उनके खत्म हो गए। यानी किसी भी रूल को या किसी भी जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे उसमें किसी भी चीज को उन्होंने फुलफिल नहीं किया। नेक्स्ट आता है बात क्या कि फोर्स्ड ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस, और ऐसा फोर्स किया गया वहां ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स को कुछ चेंजेस लाने के लिए। जैसे कुछ चेंजेस क्या था, बॉन्डेड लेबर ये सब को एबॉलिश करने के लिए, सर्फडम को एबॉलिश करने के लिए, ये सारे चेंजेस वहां लाने के लिए पब्लिक ने प्रेशराइज किया वहां के ऑटोक्रेसी को। नेक्स्ट बात आती है इसमें क्या हंगेरियंस वेर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी, और वहां एक बात है जो हंगरी के लोग थे यानी हंगेरियंस जिनको बोला गया उन्हें ऑटोनॉमी ज्यादा दी गई। Our video ends here, and in next video we will study the another topic, that is the making of Germany and Italy. Please subscribe our channel and press bell icon to get updates. Thank you so much.